नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी डिफेंस क्लासेस में। साथियों, जो चाय की चुस्कियों के साथ हमने कोई करंट का A to Z टॉपिक शुरू किया था, उसी कड़ी में आज फिर आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक मैंने कल ही क्लास में बताया था, वो टॉपिक का नाम है आपके एनएसजी। क्या नाम है? एनएसजी। देखो, एनएसजी की दो चीजें, दो फुल फॉर्म हो सकती है। एक तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। एक तो ये फुल फॉर्म हो सकती है। और दूसरा, आपने कुछ कमांडोज के नाम सुने होंगे, जो भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय गृह मंत्री की सिक्योरिटी के अंदर काम करती है एक संस्था। ठीक है, वो एनएसजी कमांडो, वो चीज अलग है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में। ये क्या करता है, ये समूह, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना के पीछे कारण क्या थे और क्या ये काम करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या है आपका ये जो एनएसजी। एनएसजी के बारे में हम बात करें तो देखिए, जैसे नाम से ही पता लगता है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। एनएसजी क्या है? ये परमाणु आपूर्तिकर्ता एक समूह है। तो ये क्या करता है, आपको विचार आ रहा होगा इस सेंटेंस को पढ़ते ही कि क्या परमाणु बमों की आपूर्ति करता है? कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु बमों की आपूर्ति नहीं है यहाँ पे। तो किसकी आपूर्ति है अभी देखते हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी। देखिएगा कितने सदस्य हैं, 48 देशों का एक समूह है। यानी एनएसजी जो ग्रुप है आपके न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसके अंदर कितने बच्चे कितने जो है कंट्रीज के मेंबर हैं? 48 जो है कंट्रीज के मेंबर है। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एनएसजी की स्थापना 1975 में की गई थी। क्यों भाई 1975 में ही इसकी स्थापना की हुई? क्या ऐसी बात हो गई थी 1975 से पहले जो इस प्रकार के समूह की जो है जरूरत पड़ गई? अगर आपका थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा हो सुबह चाय की चुस्कियों के साथ में, तो आपको एक बात अंदाजा या पता लग पा रही होगी कि 1974 एक तो ये वाला साल, और दूसरा एक जो है 1998, ये जो दो साल हैं ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। और जो 1974 है, इसका महीना मैं आपको बता दूं मई, और 1998 का महीना भी मई। ये जो 2 महीने हैं, इसके अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर भारत जो है, भारत ने अपने परमाणु बमों को टेस्ट किया था। याद आया कुछ आपको? और जब 1974 श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निर्देशन के अंदर ये काम हुआ था, तब भारत ने परमाणु टेस्ट किया था। और उसका नाम जो दिया था, वो दिया था कि बुद्ध मुस्कुराए, यानी स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, ये स्माइलिंग बुद्धा, इसको नाम दिया था 1974 वाले टेस्ट को। और जो 1998 के अंदर जो भारत ने परमाणु टेस्ट किया था, और ये परमाणु टेस्ट था, इसका नाम था आपके मिशन शक्ति। ठीक है, इसको नाम दिया था शक्ति। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1974 में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने टेस्ट किया क्या? न्यूक्लियर बम का जो है, परमाणु बम का टेस्ट किया, और उसका नाम क्या दिया? बुद्ध मुस्कुराए। और ये घटना कब की है? मई 1974 की है। और इसके तुरंत बाद में 1975 के अंदर पूरे विश्व के देशों ने मिलकर एक इस प्रकार का संगठन बनाया, जो क्या करता था? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। यानी परमाणु बम में काम में आने वाली जो सामग्री है, जो चीजें हैं, जो न्यूक्लियर पावर्स है, उन सबको क्या है कंट्रोल करना, कि किसे कितनी सप्लाई करनी है, कहां से सप्लाई करनी। जैसे यूरेनियम है, अब यूरेनियम की सप्लाई का कंट्रोल कौन करता है? ये आपके एनएसजी करता है। अब आई बात समझ में कि इसकी स्थापना के पीछे का कारण क्या था। 1974 में हिंदुस्तान ने क्या किया था, और एनएसजी की स्थापना 1975 में हुई, और इसमें 48 जो है कंट्री शामिल है। उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी और बैकग्राउंड इसका पता लग रहा होगा। तो साथियों, इसी कड़ी के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आपको इसका जो मोटो या उद्देश्य पता लग ही गया होगा। परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति को लेकर नियंत्रण तक इसी के दायरे में आता है। यानी अगर आप जैसे मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम की क्या है? एक तो आपकी सप्लाई, यानी उसकी जो आपूर्ति है वो कहां से जा रहा है, कितना जा रहा है। दूसरा, किसी देश में जब इसकी सप्लाई पूरी हो गई, जैसे मान लो किसी देश ने अगर ये किसी देश से यूरेनियम मंगवाया और इस देश में आ गया, अब उसके बाद में यूरेनियम का यूज क्या ले रहा है वो? क्या यूरेनियम को आप नागरिक सेवा के अंदर यूज ले रहे हो, जैसे बिजली बनाने के लिए यूज ले रहे हो परमाणु संयंत्र के माध्यम से, या फिर कोई दूसरे प्रकार की कोई मिसाइल टेस्ट तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, नाम सुना होगा आपने, ईरान इराक के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे इसको लेकर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि परमाणु हथियार बनाने में काम में आने वाली सामग्री की आपूर्ति को भी ध्यान में रखता है, और
ये जो सामग्री है इसको आप यूज कैसे लेते हो, यानी इसके नियंत्रण के लिए भी ये काम करता है। तो आपको दोनों बातें समझ आ रही होगी कि इसका उद्देश्य क्या था और जो है इसने किस तरह से क्या कार्य किया है। आगे देखो, हम बात कर लेते हैं एक बार परमाणु बमों के बारे में। परमाणु बम की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल न्यूज़पेपर का है। देखो, नॉर्थ कोरिया के पास भी 20 से ज्यादा परमाणु बम है, इजराइल के पास में 90 है, भारत के पास में लगभग 160 है और पाकिस्तान के पास में देखा लगभग 165 जो है आपके एटम बम का स्कोर है। और ब्रिटेन के पास में देखिए 225 के आसपास है, चाइना के पास लगभग 350 है और फ्रांस के पास में 290 है। ये सब एक तरफ है। और थोड़ा सा आप यहाँ पर देख पा रहे हो रसिया को अगर आप देख पा रहे हो तो आप यहाँ देखेंगे 5977, यानी लगभग 6000 जो है बम आप रूस के पास देख सकते हो यहाँ पे। और अमेरिका की बात करो तो लगभग 5428, लगभग 5500 बम जो है अमेरिका के पास भी है। तो ये देखिए इतने हथियार हैं कहां पर, पूरे विश्व के अंदर इतना जखीरा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है, इतना जखीरा है पूरे विश्व के अंदर कि परमाणु बमों का। ये क्या किस लिए बनाए गए हैं भाई, ये बनाए गए हैं पता नहीं किस लिए बनाए गए थे, लेकिन जो बनाया होगा वो भी ये सोच रहा हो गलत हो गया ये काम, तो ठीक है। लेकिन कुछ सिद्धांत है, कुछ थ्योरीज है, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये आपको पता लग गया कि ये परमाणु हथियार है इन देशों के पास में। अब ये जो देश हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, आपके फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये सब ये चाहते हैं कि अब ये जो चीज है ये आगे नहीं बढ़े, तो इसके लिए इन्होंने इस प्रकार के संगठन की स्थापना करी। और इसी बीच में आपके हिंदुस्तान ने भी जो है 1974 के अंदर टेस्ट कर लिया था आपका एटम। उसके बाद 1998 वाले जो परमाणु परीक्षण किया हिंदुस्तान ने, उससे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति होने के ऊपर क्या लग गई, मोहर लग गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिएगा, परमाणु हथियारों को भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये किस तरह से जो है क्या काम करते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो देखिएगा, परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं भैया। ठीक है, अगर एक बार परमाणु बम छोड़ दिया, ये नहीं है कि एक घर के ऊपर ये काम करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा स्टेट उड़ाने की क्षमता रखता है। समझ गए बात को आप, अभी बताऊंगा थोड़ा सा आगे आपको। परमाणु हथियार समूह विनाश के हथियार होते हैं। ये हथियार न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? ये न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी आणविक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये हथियार दो तरह के होते हैं, एक तो होता है परमाणु बम और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। यानी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जो है दो प्रकार के ये आपके हथियार हैं। अब देखिएगा, न्यूक्लियर फिजन से विस्फोट करने वाले हथियार परमाणु बम कहलाते हैं। ठीक है, यानी आपने हिंदी में सुना होगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो विखंडन में क्या होता है, एक अणु जो है दो छोटे अणुओं के अंदर टूटता है और ये जो है स्क्वायर के अंदर टूटता ही जाता है। तो न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना, और इससे जो ये प्रक्रिया जिस प्रकार के बम में होती है, इस प्रकार के बम को आप क्या बोलते हो, परमाणु बम बोलते हो। ठीक है, और ये एनर्जी तब तक रिलीज होती है जब तक कि उसका पूरी एनर्जी लॉस नहीं हो जाए। तो ये वाला बम। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन बम की बात करो तो न्यूक्लियर फ्यूजन से विस्फोट करने वाले हथियार हाइड्रोजन बम कहलाते हैं या होते हैं। आपने देखा होगा, देखो, नाभिकीय विखंडन यानी एक नाभिक दो नाभिक में टूटता है, और नाभिकीय संलयन दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करने वाला परमाणु बम है और नाभिकीय संलयन की थ्योरी पे काम करने वाला जो बम है वो आपका हाइड्रोजन बम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, अगर कभी यूज भी हुआ है क्या परमाणु बम, कभी यूज हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। देखिएगा, कितने अगस्त की बात है, 6 अगस्त 1945, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर यह बम जो है गिराया गया था। दूसरा देखिए, दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 यानी 9 अगस्त 1945 को जापानी शहर नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। तो भाई, ये जो बम गिराते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा इस प्रकार का डिस्ट्रॉय हो जाता है कि बहुत सालों तक, बहुत शताब्दियों तक जो है वहां पर काम जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए, ये दोनों हमला करने वाले कौन थे? ये दोनों बमों को गिराने वाला एक देश था जो महाशक्ति के रूप में उभर के आया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका नाम था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका ने ही दूसरे वर्ल्ड वॉर में आपके इन दोनों बमों को यूज किया था और इन दोनों बमों का नाम लिटिल बॉय और फेट मैन रखा था। क्या नाम था इनका? लिटिल बॉय और फेट मैन। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे काम करता है परमाणु हथियार, ये भी आपको पता लग गया। ये कुछ भयावह तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जब 1945 के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर यूएसए ने जब अपने परमाणु बमों को इस्तेमाल किया था
उसके बाद में परमाणु बम इस्तेमाल हुए नहीं है। तो उसकी भयावह तस्वीरें जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद में जापान जो है बिल्कुल अपने घुटने टेक चुका था। और ऐसा नहीं है कि ये आज की वहां की वर्तमान की तस्वीर है, और ये तस्वीर देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो 1945 और 2022 के अंदर लगभग 55 लगभग 70 साल से ज्यादा का समय हो गया, उसके बाद भी ये वीरान करने वाली या वीरान की तरह दिखने वाली जो है आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब आप ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हथियार कितने खतरनाक साबित होते हैं। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के वार के अंदर बार बार धमकियां मिल रही है कि बस अब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है चलाया जाएगा, अब यही एक्शन में है। और कई बार मीडिया तो इतना दिखा देता है कि बस पुतिन के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल वाला बटन है, बस दबाने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें इतना कहना आसान है, जबकि रियल प्रैक्टिकल ये चीजें देखो आप 70-80 साल बाद भी इस तरह की वीरानी छा जाती है, जहां पर इस प्रकार के जो है बमों का यूज किया जाता है। और एक बार थोड़ा सा मैप में भी देख लो आप, ये आपके जापान का मैप है। इस जापान के मैप में जब जो है आप दो चीजें देख पा रहे होंगे, ये आपके 4 जो है आपके ये उसके द्वीप हैं, और इन 4 द्वीपों के ऊपर जो है आपका पूरा का पूरा जापान बसा हुआ है। यहाँ पर आपको 2 एरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये देखो हिरोशिमा और ये देखिए नागासाकी। ये वाला एरिया हिरोशिमा था और ये वाला एरिया जो है आपके नागासाकी के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इसकी चर्चा ही कर रहे हैं तो मैप में देखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है और आपको याद होता है। तो हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी जो कभी भूल नहीं पाया, पूरा विश्व नहीं भूल पाया, न केवल जापान। अब देखिए क्या इसका उद्देश्य है, परमाणु बम नहीं बनाए जा सके। सबसे बड़ी बात क्या है कि परमाणु बम नहीं बनाए जा सके, क्योंकि विनाश कैसा होता है ये आपने अभी अभी लाइव देखा है। और आज 80 साल 70 साल बाद भी वहां पर जो है स्थितियां इतनी सही नहीं है जितनी नॉर्मल होती है, ठीक है। तो जो एटॉमिक बम कुड नॉट बी मेड, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मेन मतलब अगर हम जाएं कि इसका डीप मतलब उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य है। इसकी स्थापना में 1974 में इंडिया के टेस्ट करने के बाद ही की गई थी, ठीक है। लिटिल बॉय और फैटमैन नाम याद रखिएगा। अब देखिए क्या इसकी कोई सदस्य बनने की शर्त है क्या, कौन इसका सदस्य बन सकता है? तो देखो सदस्य बनने वाला देश परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर करता होना अनिवार्य है। यानी कोई देश, जैसे मान लो मेरा देश है, अगर मेरा देश इसका सदस्य बनना चाहता है तो उसे एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, तभी वो जो है क्या है आपके एनएससी का मेंबर बन सकता है, सीधी बात है। अब देखिए कुल कितने मेंबर है, लगभग 48 मेंबर है आपके एनएसजी के अंदर, ठीक है। और एनएसजी मेंबर जो है, बहुत सारे एनएसजी मेंबर ने इंडिया का फेवर किया है कि इंडिया जो है इस एनएसजी का सदस्य बने। लेकिन आपको मैं बता दूं, इंडिया जो है एनएसजी का सदस्य इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि एनएसजी के सदस्य बनने के लिए आपको एनपीटी के ऊपर साइन करना है, और एनपीटी को हिंदुस्तान ने यह कहकर डिनाई कर दिया कि एनपीटी जो है भेदभाव करने वाली संधि है, पार्शियलिटी रखती है उन देशों में जिनके पास परमाणु बम है और जिनके पास नहीं है उनके अंदर, ठीक है। इसलिए उसको डिनाई कर दिया हिंदुस्तान ने, और एनपीटी पर हिंदुस्तान ने सिग्नेचर नहीं किए। और इसी वजह से जब भी हिंदुस्तान एनएसजी की सदस्य लेने की ट्राई करता है तब कोई ना कोई अड़ंगा बीच में आ जाता है। तो क्या बातें हैं, क्या कैसे आएगा, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चले। देखिए क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। यानी एनएससी का क्या भारत सदस्य है? नहीं, एनएससी का भारत सदस्य नहीं है। तो क्या कर रहा है भारत? कभी ट्राई किया भारत ने इसका सदस्य बनने का, या फिर केवल यूं ही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए क्या करता है, देखो इसके बारे में हमने देखा, सेटअप इन 1974 आफ्टर इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी हिंदुस्तान का इतना प्रचार उस समय भी था, आज तो और ज्यादा हो गया है कि इंडिया ने टेस्ट किया और विश्व ने एक संगठन बना दिया कि नहीं, न्यूक्लियर पावर की जितनी भी मतलब रॉ मटेरियल्स है उनको कंट्रोल कीजिए। नहीं तो ऐसे तो पूरे देश के अंदर जो है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी देशों के पास परमाणु बम हो जाएगा। तो फिर क्या फर्क रहेगा पावरफुल में और नॉन पावरफुल में? तो देखो इंडिया है शॉर्ट एनएसजी मेंबरशिप सिंस 2008 से जो है एनएसजी के मेंबरशिप के लिए तैयार जो है हिंदुस्तान तैयार हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यूएसए, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हैव बीन, मतलब इसका जो है हिंदुस्तान को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव मोड के अंदर हमेशा दिखाई दिए हैं ये हिंदुस्तान के लिए, ठीक है। तो फिर अब आप ये कहोगे कि जब इतने सारे के सारे सपोर्टिव ऑफ इंडिया है, जैसे यूएसए, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो फिर क्यों नहीं बन पाया? तो उसका भी कारण देखेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एनएसजी ने भारत
को एनएसजी का सदस्य नहीं होने के बाद भी क्लीन वेव यानी बिल्कुल खुली छूट दी है हिंदुस्तान को। किस बारे में खुली छूट दी है और कब से दी है? टू इंडिया इन 2008 आफ्टर इलाइसेंस लॉगिंग बाय द यूएसए। यूएसए के कहने के बाद में जो क्लीन वेवर यानी खुली छूट दी है कि आप जो है, अगर आपकी पॉलिसी इस प्रकार की है कि आप न्यूक्लियर की जगह अगर बिजली उत्पादन करने के लिए यूरेनियम चाहते हैं या इस प्रकार की कोई सामग्री चाहते हैं तो आपको आपूर्ति कर दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये जो क्लीन वेव का है ये दिल्ली के अंदर साइन हुआ था। इसके अलावा यूएसए, फ्रांस, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, कनाडा, यूके, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे जो है हमने क्या कर रहे हैं, सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स करे हैं, यानी जो है आपके परमाणु नागरिक समझौते करे हैं। परमाणु नागरिक समझौते का मतलब ये होता है, जब कोई देश किसी देश से परमाणु नागरिक समझौता करता है तो वो देश ये कहता है कि नागरिक सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए अगर परमाणु जो है न्यूक्लियर परमाणु जो सामग्री होती है अगर वो काम में आती है तो हम उसकी सप्लाई आपको करेंगे, लेकिन इतनी ही शर्त ये होती है कि आप जो है इन सामग्रियों का यूज मिसाइल निर्माण में या परमाणु बम बनाने के लिए काम में नहीं लोगे। इस प्रकार के जो समझौते होते हैं उसे नागरिक परमाणु आणविक समझौते के नाम से जाना जाता है। ये हमने रशिया से कर रखा है, हमने फ्रांस से कर रखा है, हमने यूएसए से कर रखा है, बहुत सारे देशों से कर रखा है। तभी तो हमको क्लीन छूट दी है, पूरी की पूरी छूट दी है 2008 के बाद में एनएसजी ने भारत को, जबकि भारत इसका मेंबर नहीं है। तो ये हिंदुस्तान की वो बात है। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है और भारत 2008 से इसको ट्राई कर रहा है और क्या इसकी इंपोर्टेंस ये मैंने आपको बताया है। अब देखो मेन मुद्दा ये है कि क्या भारत इसका सदस्य बनना नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल इसका सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्र किसी ग्रुप के अंदर, जब इतने पावरफुल ग्रुप के अंदर मेंबर बनता है तो उसकी जो पूरे वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो उसकी जो फेम है वो बढ़ता है, उसका जो पावर होता है वो दिखता है, उसका स्टेटस शो होता है, उसका लेवल जो है वो दिखाई देता है ना। इसलिए बनना चाहता है, लेकिन क्या अड़ंगा आ रहा है, क्या दिक्कत है हिंदुस्तान को जो है हिंदुस्तान नहीं बन पा रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए क्या इश्यूज है कि हिंदुस्तान जो है नहीं बन पाया है अब तक। तो देखिए अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे ये पीपीटी आपके सामने आई आप समझ गए होंगे हिंदुस्तान क्यों नहीं बन पाया है। मैंने क्या बताया कि एनएसजी का मेंबर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो एनपीटी परमाणु प्रसार संधि के ऊपर सिग्नेचर किया हुआ देश होना चाहिए। अब हिंदुस्तान ने कोई सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की लायबिलिटी को देखते हुए और हिंदुस्तान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तान निभाता है उसको देखते हुए 2008 से एनएसजी ने हमें कुछ छूट दे रखी है और इसका समर्थन यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी ने भी कर दिया। तो देखिए भारत क्या है, एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है, इसलिए चीन 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत के प्रवेश का विरोध करता है और ये कहता है कि पाकिस्तान भी क्या नहीं है, एनपीटी पर सिग्नेचर किया हुआ नहीं है और हिंदुस्तान भी नहीं है। तो जब हिंदुस्तान को अगर आप एंट्री दे रहे हो तो पाकिस्तान को भी एंट्री देनी पड़ेगी। ये एक छोटी सी बात है और ये क्या है कि कई बार छोटे से जो क्लोज होते हैं वो बहुत बड़ा अड़ंगा पैदा कर देते हैं। ठीक है, अब ये देख लो कि भाई चीन इसका विरोध क्यों कर रहा है, ऐसा क्या खास बात है, चीन को क्या दिक्कत है भाई? सुपर पावर जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सीट की बात आई थी तो हिंदुस्तान ने चाइना का समर्थन किया था, लेकिन वो चाइना वो समय भूल गया है। खैर समय समय की बात होती है, अब वापस याद भी आ रहा है। परमाणु प्रसार संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने का मामला उठाकर चीन क्या बोलता है, पाकिस्तान के साथ गठजोड़ में निहित अपने हितों को पालना मतलब अपने हितों को साधने की कोशिश करता है कि अगर हिंदुस्तान को आप एंट्री दोगे तो आप एंट्री आपको किसको और देनी पड़ेगी, आपको एंट्री देनी पड़ेगी किसको, पाकिस्तान को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही देश सेम कंडीशन में है, दोनों ही देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। हमने नहीं किए तो पाकिस्तान में नहीं किया कि यार इन्होंने नहीं किया तो हम क्यों करें। ठीक है, इस वजह से नहीं किया, बाकी और कोई इश्यू नहीं है कि भाई उसने क्यों नहीं किया है। चलिए अब देखो चीन इसका विरोध क्यों करता है। इसका विरोध देखो चीन एक तो लीगली तौर पे इसलिए करता है क्योंकि आप एनपीटी के ऊपर सिग्नेचर नहीं है आपकी, इस वजह से वो विरोध करता है कि आपने सिग्नेचर ही नहीं किए, सीधा उसका एक कारण मिल गया। दूसरा, भारत जो चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ ज्यादा मजबूत हो इस वजह से करता है। ठीक है, आवेदन किया और इसकी विचार के संदर्भ में P5 देश परमाणु प्रसार संधि के तंत्र को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात कही गई कि भाई इसका मेन मोटो ये था कि एनपीटी पर सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, हिंदुस्तान सिग्नेचर किया हुआ है नहीं, इस वजह से जो है इसकी एंट्री नहीं होगी। और इसके अंदर जो मेन जो है कि भाई अब ये देखो एक बार P5 क्या है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कई छोटे छोटे एग्जाम में कि P5 का मतलब क्या है।
तो देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में जब आपको ये भी यूएनएससी के ऊपर भी एक पूरा टॉपिक लूंगा और ये भी बात डिस्कस करेंगे क्या हिंदुस्तान को जो है इसकी सदस्यता मिलना जरूरी है या नहीं है। अगर जरूरी है तो हिंदुस्तान ने क्या प्रयास किए और क्या समस्याएं आ रही है। देखो चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 ऐसे देश हैं जिनको P5 के नाम से जाना जाता है। देखो ये आपके चाइना, ये आपके फ्रांस, ये आपके रशिया, ये आपके यूके और आपके जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 ऐसे राष्ट्र हैं जो कि परमानेंट सीट रखते हैं कहां पर, आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वहां पर जो है आपके 5 तो अस्थायी सीट होती है और 10 अस्थायी सीट होती है। तो ये 5 अस्थायी मतलब स्थायी फिक्स या परमानेंट सीट है, ठीक है। और ये पांचों के पांचों क्या है, आपके जो है न्यूक्लियर पावर से भी लेस है, तो इनको मानते हैं P5, ठीक है। तो अब P5 आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ है P5 का मतलब क्या है, किससे संबंधित है, ये भी आपको पता लग गया होगा। क्या किसी राष्ट्र ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है, यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। चीन को छोड़कर सभी P5 ने भारत का समर्थन किया है कि भारत इसके योग्य है कि वो एनएसजी का मेंबर बने और एनएसजी का मेंबर बनने के बाद में जो अपनी नागरिक सेवाओं की आपूर्ति है उसको बेहतर ढंग से वो कर पाए। अब एक छोटी सी बात यह है कि क्या भारत के लिए जरूरी है क्या कि वो एनएसजी का मेंबरशिप जो है वो लेवे। भाई देखो जरूरी तो होती है, हर चीज जरूरी होती है। देखो भारत ने यूएसए के साथ में, फ्रांस के साथ में परमाणु करार किए हैं। कौन से परमाणु करार है, ये हाइड्रोजन या परमाणु बम के करार नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। ये पैक्ट किस लिए हैं, जैसे कि हम जो है न्यूक्लियर जो सामग्री है उसके माध्यम से हम नागरिक सेवाओं की आपूर्ति करेंगे, जैसे विद्युत का निर्माण यानी बिजली बनाएंगे, ठीक है। आपने नाम सुना होगा परमाणु जो अपने कोटा के अंदर है, ठीक है। इस प्रकार और हिंदुस्तान में उसकी एक अलग से क्लास लूंगा मैं, ठीक है। तो ये परमाणु करार किए हैं, तो अन्य देशों से भी परमाणु करार की संभावनाएं बनी हुई है। तो जब अगर ये करार अगर एनएसजी का सदस्य बन जाता है तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं, जो पैक्ट्स हैं, ये आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी सदस्यता जरूरी है। और आप जानते हो सदस्यता तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कद बढ़ता है आपका। अब देखिए जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, फ्रांस की परमाणु कंपनी है अरेवा, ठीक है। ये जैतापुर महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र लगा रही है। अरेवा कंपनी कहाँ की है, आपके फ्रांस की है। और भारत में कहां पर, जैतापुर। जैतापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। वहां पर क्या है, एक ये देखिए जैतापुर अणु ऊर्जा प्रकल्प न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अब यहां पर क्या करेगी, ये जो आपकी अरेवा कंपनी है यहाँ पर काम करेगी और किसके लिए, बिजली प्रोडक्शन के लिए। हिंदुस्तान में काम कर रही है तो अब न्यूक्लियर जो इसमें जो सामग्री होती है वो तो चाहिए ना। वही अमेरिकी कंपनियां गुजरात के मीठी बड्डी में, याद रखिएगा, गुजरात के मीठी बड्डी में और आंध्र प्रदेश के कोवाड़ के अंदर संयंत्र लगाने की तैयारी में है, ठीक है। अब इन दोनों से तो क्या है, हमने जो है बिना सदस्यता लिए हुए भी हमने एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन सभी देशों से ऐसा पैक्ट हमने कर नहीं रखा कि नागरिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए हमें न्यूक्लियर सामग्रियों की आवश्यकता है। अगर एनएसजी का मेंबर बन जाते हैं तो हमें बड़ी आसानी से जो है ये चीजें मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एनएसजी की सदस्यता हासिल करने में भारत बिना किसी विशेष समझौते की परमाणु तकनीक और यूरेनियम हासिल कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में भी सदस्य राष्ट्रों से मदद मिलेगी। देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि भारत एनएसजी में जो है सदस्य बने। तो ये सब चीजें हैं। अब जब एटॉमिक आपके सेटअप होता है तो उसके अंदर जो है कचरा भी निकलता है, उसका क्या करें, उसे ऐसा थोड़ी है कि बाहर ऐसे फेंक देंगे यूरेनियम के कचरे को, ऐसा नहीं होता है क्योंकि रेडिएशन निकलता है उससे और वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर और नेचर के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो साथियों ये कुछ खास बातें थी आज के छोटे सेशन में। मुझे उम्मीद है एनएसजी क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी कड़ी के अंदर हम दूसरा समूह लेंगे, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप यानी ऑस्ट्रेलिया समूह। ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है और एक MTCR, इन दो के बारे में ये आपके अपकमिंग इवेंट है। ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है और MTCR क्या है, इसी क्लास कल की चाय की चुस्कियों के साथ होगी। साथियों मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आ रही होगी और इसके आप छोटे छोटे समरी टाइप नोट्स बनाते चलिए, यानी लगभग आधा पेज के अंदर इनके नोट्स बनाते चलिए। निश्चित तौर पे आप 6 महीने बाद देखोगे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीजें आपके पास में आ गई, चाहे RS का एग्जाम हो, चाहे UPSC का एग्जाम हो, चाहे कोई भी करंट अफेयर्स जिस एग्जाम में आता है उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। G20 का चैप्टर कल फर्स्ट ग्रेड वाली एग्जाम थी उसके अंदर पढ़ाया और उसके अंदर क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये वाली वो सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम थी। तो ये वाली चीजें हैं, ये करंट अफेयर्स छोटे छोटे नोट्स बनाइए और तैयार रहिए। अगली वैकेंसी सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रही है। तब तक के लिए अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और
इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिएगा जिससे औरों को भी लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।